नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की नई क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण इंडियन करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स में किन किन मुद्दों को अपने डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स में सबसे पहले अपने नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, उसकी शुरुआत करेंगे। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ये एक संगठन है जो विधिक मामलों में या कानूनी मामलों में विभिन्न प्रकार की सलाह देता है, कानूनी सेवाएं देता है और कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। अंग्रेजी में इसको शॉर्ट के अंदर नालसा कहा जाता है। नालसा, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? नालसा। ठीक है, तो नालसा की स्थापना है, विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके नए जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो नालसा के नए कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में, वो कौन बनाए गए हैं? तो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह। डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह है, इनको नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह है, वो वर्तमान के अंदर कहां पर कार्यरत हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। तो नालसा के अध्यक्ष बनने से पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह किस पद पे कार्यरत थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। और अभी इनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो नियुक्ति की गई है, वो की गई है राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने इनको क्या किया है? नियुक्त किया है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। किसको नियुक्त किया गया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह को। और डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है। वो अधिनियम बना है 1987 के अंदर। 1987 के अंदर एक एक्ट बना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और इसके अंदर इस अधिनियम की धारा नंबर 3(2)(ख) के अकॉर्डिंग इस पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इस धारा 3(2)(ख) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह को नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें धारा भी ध्यान रखनी है। धारा कौन सी है? धारा 3 की उपधारा 2 का खंड क है। तो 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित अधिनियम बना और इस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो स्थापना हुई, वो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, यानी 95 में स्थापना हो गई। और बाद में इसको विधिक दर्जा देते हुए 1987 के अंदर क्या हुआ? एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई है। अब है इसके कार्य क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। कानूनी सहायता का मतलब विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। और भारत के संविधान में ये कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना सरकार की एक जिम्मेदारी है। ये इसके तौर पे डीपीएसपी के अंदर इसका उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 39A के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि राज्य की तरफ से नागरिकों को और अन्य गैर सरकारी संगठनों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क
निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का अधिकार नागरिकों को उपलब्ध कौन करवाएगा? सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो एक बार फिर से अपने इस पूरी बात को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। किस व्यक्ति को किया गया? डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह को किया गया। ये वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? तो ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किस अधिनियम के अकॉर्डिंग ये नियुक्ति की गई है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 की धारा 3(2)(ख) के अकॉर्डिंग नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। अब बात की जाए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई है। कौन से अधिनियम के द्वारा हुई है? एक्ट 1987 के द्वारा इसकी नियुक्ति कब हुई? 1995 के अंदर। कार्य क्या है? कार्य है कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार को। और इसके अलावा राज्य के अंदर भी क्या होते हैं? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं। राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो होते हैं उनको कानूनी मदद करना। और इसके अलावा गैर सरकारी या गैर लाभकारी संगठन होते हैं। गैर लाभकारी संगठनों को भी क्या करना? कानूनी मामलों में क्या करना? मदद करना। तथा इनके लिए धन एवं अनुदान का वितरण भी करना। इनके लिए क्या करता है? धन एवं अनुदान का वितरण करता है। धन और अनुदान का वितरण भी किया जाता है। तो अब इसके बाद में इस न्यूज के बारे में हमने इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में अगली न्यूज पे बात करते हैं। तो अब हमने पढ़ा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके बाद में हम बात करेंगे देश के अंदर शुरू होने वाली पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी सेवा का। तो देश की पहली, नंबर 2, देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी। देश की पहली नाइट सैंक्चुरी है, इसकी शुरुआत की गई है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये नाइट स्काई सैंक्चुरी क्या होती है, ये किस काम में आती है और इससे हमें क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये इसका मतलब क्या होता है। ये नाइट स्काई सैंक्चुरी होती है, ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एक जो रोशनी या लाइट है, लाइट का पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। यानी लाइट का प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा अंधेरा करने की कोशिश की जाती है। और ज्यादा से ज्यादा नाइट के अंदर अंधेरा होगा, उससे क्या होगा कि हमें जो सितारे हैं, आसमान के अंदर ग्रह हैं, वो एकदम साफ तरीके से दिखाई देंगे और उनका अध्ययन करने में हमें क्या होगी? आसानी होगी। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रात के समय में अंधेरा है उसको करके और तारे और आसमान के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनको साफ देखकर उनका अध्ययन करने में ये हमें उपयोगी होगा। इसके आसपास में जो इलाके होते हैं वहां पर भी लोग बहुत कम रहते हैं, ऐसी जगह पे इसको स्थापित किया जाता है। और अन्य जो घर होते हैं वहां पर उनकी रोशनी भी बाहर ना आए, इस तरह की व्यवस्था वहां पर की जाती है। और ये जो देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी है, ये कहां पे स्थापित की गई है? तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या किया जाता है? इसके अंदर लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। तो जितनी भी लाइटिंग होती है आसपास के इलाके के अंदर उसको कंट्रोल करके और एकदम ज्यादा से ज्यादा अंधेरा करने की कोशिश की जाती है, जिससे क्या होना चाहिए? लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने से क्या होगा? आसमान के अंदर जितने भी तारे हैं, सितारे हैं और जितने भी ग्रह हैं, ये हमें क्या नजर आ सके? एकदम बिल्कुल स्पष्ट नजर आ सके। और जब स्पष्ट नजर आएंगे तो इनका अध्ययन करने में हमें क्या होगी? सुविधा होगी।
तो अब आपकी ये बात तो समझ में आ गई होगी कि नाइट स्काई सेंचुरी का मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स होता है कि आसपास की लाइटों का जो पोल्यूशन होता है उसको एकदम ऑब्जर्व कर देना, उन लाइटों को बिल्कुल ना दिखना, और जिससे हमें क्या होगा, आसमान के अंदर तारे और ग्रह हैं वो स्पष्ट तरीके से दिखाई देंगे, जिससे हमें उनका अध्ययन करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अब ये इस तरह की स्थापना कहां पर की गई है, तो पहली नाइट स्काई सेंचुरी है ये कहां पे स्थापित की गई है, ये की गई है हनले के अंदर। कहां पर स्थापना की गई है इसकी, हनले के अंदर। हनले कहां पे है, ये है लद्दाख के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश अपना लद्दाख है। इस लद्दाख के अंदर देश की पहली नाइट सेंचुरी स्थापित की गई है, और हनले लद्दाख के अंदर इसको स्थापना की गई है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है, समझौता हुआ है जिसके अंदर कितने पक्ष हैं, कौन कौन इस समझौते के अंदर शामिल है, यानी इस चीज को आगे बढ़ाने के अंदर कौन काम करेगा। तो इसके अंदर समझौता हुआ है, और समझौते के अंदर कितने पक्ष है, 3 पक्ष रखे गए हैं। अब ये 3 पक्ष कौन है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 पक्ष रखे गए हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो है IIA। IAA का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। तो इस समझौते का पहला पक्ष है, उस पक्ष के अंदर आया है IIA, और इसका मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसके अलावा है लद्दाख प्रशासन, लद्दाख को मैनेज करने वाला जो लद्दाख का प्रशासन है, उनके साथ भी क्या हुआ है, इनका अनुबंध हुआ है। और एक लद्दाख का पहाड़ी इलाका है, उसका विकास करने के लिए एक परिषद बनी है, तो लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद, इन तीनों के अंदर क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है, इसका उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है, हनले लद्दाख के अंदर किया गया है। इससे क्या होगा, इससे आसपास के एरिया में जितनी भी लाइट है उन सारी लाइटों को बंद किया जाएगा, और बंद करने के बाद में आसमान के तारे और ग्रह हमें स्पष्ट नजर आएंगे, जिससे उनका अध्ययन करने में हमें क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। इसके लिए समझौता किस किस के बीच में हुआ है, तो समझौते के कितने पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं। 3 पक्षों के अंदर एक तो मेन इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसके अलावा लद्दाख प्रशासन भी इसका हिस्सा है, और इसके अलावा लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद है, यह भी इसका हिस्सा है। और यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि नाइट स्काई सेंचुरी है, इसके लिए हनले लद्दाख के अंदर क्या किया गया है, 2 टेलीस्कोप स्थापित की गई है। क्या किया गया है, 2 टेलीस्कोप यहाँ पे लगाई है, दूरबीन लगाई गई है, टेलीस्कोप। तो 2 टेलीस्कोप लगाई गई है, कौन कौन सी है, तो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, और दूसरी है गामा रे टेलीस्कोप। 2 टेलीस्कोप को यहाँ पे विकसित किया गया है, जिससे रात के समय में आसमान के अंदर जितने भी तारे हैं, सितारे हैं और ग्रह हैं, उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जा सके और उनका अध्ययन अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके लिए कितनी टेलीस्कोप हैं, वो हनले लद्दाख के अंदर स्थापित की गई है। तो 2 टेलीस्कोप हैं, कौन कौन सी हैं, ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, और दूसरी कौन सी है, गामा रे टेलीस्कोप। ये 2 टेलीस्कोप कहां पे स्थापित की गई है, हनले लद्दाख के अंदर की गई है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख के अंदर एक अभ्यारण्य भी है, उस अभ्यारण्य को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। उसके अंदर भी क्या किया गया है, जो अपना खगोल पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए उसको विकसित किया जाएगा। ये अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस अभ्यारण्य का नाम क्या है जो इससे संबंधित है, उस अभ्यारण्य का नाम है चंगथंग वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है, चंगथंग वन्य जीव अभ्यारण्य है।
ये अभयारण्य भी इस परियोजना से संबंधित है। और इस चंगथंग वन्य जीव अभयारण्य को किसके रूप में विकसित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से वन्य जीव अभयारण्य को विकसित किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना कहां पर है? चंगथंग वन्य जीव अभयारण्य। चंगथंग वन्य जीव अभयारण्य भी कहां पर है? लद्दाख के अंदर स्थित है। तो हमारी दूसरी न्यूज का संबंध किससे है? नाइट स्काई सैक्चुरी से। देश की पहली नाइट स्काई सैक्चुरी है। ये कहां, किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? हनले, लद्दाख के अंदर की जाएगी। इससे क्या होता है? इससे लाइट पॉल्यूशन को कंट्रोल करके आसमान के तारे और ग्रह हैं उनको स्पष्ट तरीके से देखने के लिए नाइट स्काई सैक्चुरी की स्थापना की गई है। और आसमान के तारे हैं वो उनको देखने के लिए यहाँ पर कितने टेलीस्कोप लगाए गए हैं? 2 टेलीस्कोप लगाए गए हैं। कौन कौन से? इंफ्रारेड, ऑप्टिकल इंफ्रारेड, और दूसरा कौन सा है? गामा रे है। और इस कार्य को पूरा संचालित करने के लिए समझौता किसके मध्य हुआ है? इस समझौते के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष कौन सा है? IIA। दूसरा कौन सा है? लद्दाख प्रशासन। और तीसरा कौन सा है? लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद। और इस नाइट स्काई सैक्चुरी से संबंधित खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है वो उसका विकसित किया जा रहा है। तो इस अभयारण्य का नाम है चंगथंग वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरी करंट अफेयर्स की न्यूज है उसकी चर्चा करते हैं। 3 नंबर पे है, भारत वर्ल्ड के अंदर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था है। अब वो कौन से नंबर पे आ चुकी है? ये 5वें नंबर पे आ चुकी है। कुछ समय पहले भारत 11वें नंबर पे था, लेकिन अभी भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़कर कौन से नंबर पे आ चुका है? 5वें नंबर पे आ चुका है। तो हमारे पास में न्यूज है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या हो चुका है? शामिल हो चुका है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। और कौन से नंबर पे आ गया है? 5वें नंबर पे आ गया है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि भारत है, इससे पहले विश्व की पहली अर्थव्यवस्था कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे है USA। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसके बाद सेकंड नंबर पे है चाइना। चीन की इकोनॉमी है वो अमेरिका के बाद में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और थर्ड नंबर पे आता है जापान। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान की। और फोर्थ नंबर पे चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी की। तो जर्मनी 4 नंबर पे है। और इसके बाद में 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में नाम आता है किसका? भारत का। तो भारत की इकोनॉमी है वो दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर शामिल हो चुका है। और आपसे पूछे भी किसको पीछे छोड़कर इंडिया 5वें नंबर पे आया है? तो 5वें नंबर पे इंडिया आया है इंग्लैंड को पीछे छोड़कर। कहां पे पहुंच गया? 5 नंबर पे। कुछ समय पहले की बात करें तो भारत 11वें नंबर पे आता था और इंग्लैंड 5वें नंबर पे था। अब चीन है वो धीमी गति के कारण उसको डेवलप्ड नहीं कर पाया और इस वजह से क्या हो गया? पिछड़ गया है। और इंडिया यहां से आगे बढ़ गया है। और इंडिया की ग्रोथ रेट है ये आपको ध्यान रखनी है। भारत की वार्षिक वृद्धि दर, भारत की अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक दर जिससे क्या हुई? भारत की वृद्धि हुई। तो वार्षिक वृद्धि की दर भारत की कितने % रही है? ये 7% रही है। और इंग्लैंड है, इंग्लैंड अपने आप को 5 नंबर पे कायम क्यों नहीं रख सका? क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी की जो विकास दर है वो काफी धीमी रही। कितनी रही? तो ये ध्यान रखना, इंग्लैंड की वार्षिक वृद्धि दर है वो कितने % रही? 1% भी नहीं रही। 1% से भी क्या रह चुकी है? कम रही है। इसलिए दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर अभी कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। कौन से देश को पीछे छोड़कर शामिल हुआ है? इंग्लैंड को पीछे छोड़कर यहां पे शामिल हुआ है। तो ये इकोनॉमी से संबंधित न्यूज है जिसके अंदर हमने ये पढ़ा
कि भारत टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर अपनी जगह बना चुका है, ठीक है। और इस जगह पे कायम रखने के लिए भी भारत को काफी और मेहनत तेज गति से आगे बढ़ना होगा। तो अभी तक हमने टोटल न्यूज जो डिस्कस की है वो 3 न्यूज की है। इसके बाद में हम बात करेंगे खेल से संबंधित न्यूज। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप, चौथी न्यूज जो हमारी है वो है विश्व खेल से संबंधित न्यूज है विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप। तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 है। इसके अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि इसका आयोजन कहां पे हो रहा है। इसका आयोजन स्थल है वो है लीमा, और लीमा ये शहर कहां पे स्थित है, ये है पेरू के अंदर। कहां पे आयोजन हो रहा है इसका, लीमा पेरू के अंदर हो रहा है। और इसके अंदर ये चर्चा में क्यों आई है चैंपियनशिप, क्योंकि इसके अंदर भारत की ओर से फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला, भारत की ओर से फाइनल के अंदर इस प्रतियोगिता में पहुंचने वाली प्रथम महिला बन चुकी है भारत की खिलाड़ी, प्रथम महिला खिलाड़ी। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन लीमा पेरू के अंदर किया जा रहा है, भारत की ओर से फाइनल के अंदर एक खिलाड़ी पहुंची हैं जो भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हैं इसके फाइनल में पहुंचने वाली। इनका नाम है अपेक्षा। क्या नाम है, अपेक्षा, अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस हैं, ये इस गेम के फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं। और अपेक्षा फर्नांडिस है, ये तैराकी के अंदर कौन सी प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है ये भी ध्यान रखना है। अपेक्षा फर्नांडिस है, ये 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के अंदर ये भाग लेती है। तो आने वाले एग्जाम में खेल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण न्यूज है ये। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ, तो लीमा पेरू के अंदर हुआ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रथम महिला खिलाड़ी भारत की ओर से इसके फाइनल में पहुंची है। तो उनका नाम क्या है, अपेक्षा फर्नांडिस है। अपेक्षा फर्नांडिस है, वो कौन सी स्पर्धा में भाग लेती है, तो ये 200 मीटर की बटरफ्लाई स्पर्धा है इसमें भाग लेती है। और अपेक्षा फर्नांडिस है, ये भारत की ओर से खेलती है, जूनियर वर्ग में खेलती है। एज इनकी कितनी है, 17 वर्ष है। तो 17 वर्षीय खिलाड़ी है अपेक्षा फर्नांडिस। इनका संबंध किससे है, तैराकी से संबंधित है। अपेक्षा फर्नांडिस का संबंध है वो कौन से गेम से है, तैराकी से है। और तैराकी की जूनियर चैंपियनशिप के अंदर ये फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के अंदर ये भाग लेती है। तो ये न्यूज खेल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज की बात करते हैं, न्यूज नंबर 5। तो 4 इससे पहले अपने न्यूज पढ़ चुके हैं। इसके बाद 5वीं न्यूज है वो है हमारे पास में स्पार्क कार्यक्रम। स्पार्क कार्यक्रम, स्पार्क कार्यक्रम। तो स्पार्क कार्यक्रम का संबंध किससे है, इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या आ सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्पार्क कार्यक्रम का संबंध जिस चीज से है उससे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्पार्क कार्यक्रम है वो किसके द्वारा चलाया गया है। तो स्पार्क कार्यक्रम है केंद्रीय आयुर्वेद एवं विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान
परिषद के द्वारा इसको क्या किया गया है, आरंभ किया गया है। किसके द्वारा आरंभ किया गया है? आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। मंत्रालय की बात करें तो इसके अंतर्गत मंत्रालय कौन सा आता है? तो मंत्रालय की बात करें तो इसके अंदर आता है आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो स्पारक कार्यक्रम का संबंध किससे है? आयुर्वेद से संबंध है इसका। और सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल नेम क्या है। एग्जाम के अंदर सीधा आपको फुल नेम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एस का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स। एस का मतलब इसमें क्या है? स्पारक में स्टूडेंट्स। पी का मतलब इसमें है प्रोग्राम। पी का मतलब क्या है? प्रोग्राम। तो स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा रिसर्च, आयुर्वेदा रिसर्च केन। तो स्पारक का पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। इसके अंदर क्या किया जाएगा? आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से क्या फायदा होगा? आयुर्वेद के अंदर अनुसंधान को क्या किया जाएगा? बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने हेतु इस योजना को क्या किया गया है? आरंभ किया गया है। यानी अनुसंधान रिसर्च को क्या किया जाएगा? इसके अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे? तो स्पारक कार्यक्रम के अंदर शामिल कौन होगा? तो इसके अंदर अध्ययनरत, वर्तमान के अंदर राजकीय विश्वविद्यालयों के अंदर अध्ययनरत विद्यार्थी है ना, वो इसके अंदर क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। यानी इसके अंदर कोई विद्यार्थी शामिल होना चाहता है आयुर्वेद का, तो वो अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। वर्तमान के अंदर किसी न किसी राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए। और यदि वो इस योजना के अंदर शामिल होगा तो उसे क्या हेल्प की जाएगी? सरकार की तरफ से उसको 50,000 रुपए, कितने हजार रुपए हैं? 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? 50,000 रुपए की सहायता राशि करवाई जाएगी। और अध्ययनरत विद्यार्थी इसके अंदर क्या होगा? शामिल होगा। एक इसमें ध्यान रखना है कि स्पारक कार्यक्रम लॉन्च करने के बाद में इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम ध्यान में रखना है। पोर्टल का नाम है स्पारक पोर्टल। पोर्टल का नाम भी इसी योजना के नाम पर है, स्पारक पोर्टल के नाम से ये है। तो कोई भी विद्यार्थी है वो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है, अध्ययनरत है, और वो इस योजना में शामिल होकर अनुसंधान को अंदर अपने आप को शामिल करना चाहता है, यदि वो अपना नामांकन करना चाहता है तो कौन से पोर्टल से करेगा? स्पारक पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकता है। और यदि वो विद्यार्थी योग्य पाया जाता है तो उस विद्यार्थी को अपने क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए सरकार की तरफ से कितने हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। और ये एक किस प्रकार की योजना है? ये निरंतर चलते रहने वाली परियोजना है। तो इसको क्या कहा जाएगा? फ्लैगशिप योजना कहा जाएगा। यदि आपसे पूछे कि ये योजना किस टाइप की है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ये हमारी 5वीं न्यूज थी और इसमें हमने डिस्कस किया किसको? स्पारक कार्यक्रम को। तो स्पारक कार्यक्रम है वो एक फ्लैगशिप योजना है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय आयुर्वेद एवं विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको आरंभ किया गया है। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। स्पारक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। स्पारक कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो स्पारक कार्यक्रम का पूरा नाम है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। इसके अंदर लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी राजकीय सरकारी आयुर्वेद विद्यालय के अंदर पढ़ने वाला अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल होगा। और यदि वो इसमें भाग लेता है तो सरकार की तरफ से उसको कितने हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी इसमें शामिल होना चाहता है तो अपना नामांकन करने के लिए वो कौन से पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? स्पारक पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
इसके अलावा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, नई न्यूज है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो छठा अपना पॉइंट है करंट अफेयर्स का अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। 6 नंबर पे है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये नियुक्ति वाली न्यूज है उसके अंदर से इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कल्याण चौबे को बनाए गए हैं, जो पश्चिम बंगाल के अंदर फुटबॉल फेडरेशन के क्या रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे हैं, इनको हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसके नए अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना है वो कब की गई है, 1937 के अंदर की गई थी। यानी देश की आजादी से पहले ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कर दी गई 1937 के अंदर। लेकिन देश की आजादी मिलने के बाद में इसको फीफा से मान्यता कब मिली, फीफा द्वारा मान्यता कब मिली या फीफा के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कब मिला, तो फीफा द्वारा मान्यता है वो देश आजाद होने के अगले वर्ष 1948 के अंदर इसको क्या मिल गई, फीफा के द्वारा मान्यता मिल गई। और ध्यान इस बात का रखना है कि इसके जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है वो कहां पर है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है, नई दिल्ली में। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, कल्याण चौबे को बनाया गया है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई है, 1937 के अंदर। फीफा द्वारा इसको मान्यता कब मिली है, 1948 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। ये एक बिल्कुल ही साधारण सी न्यूज है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने टोटल 6 न्यूज अब तक डिस्कस की है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले नंबर 1 पे हमने जो बात की है वो हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया, DY चंद्रचूड़ सिंह को। और इसके बाद 2 नंबर पे न्यूज हमने डिस्कस की, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे स्थापित हुई है, हल्ले लद्दाख के अंदर, जहां पे 2 टेलीस्कोप लगाए गए हैं, इंफ्रारेड टेलीस्कोप और दूसरा कौन सा है, गामा रे। और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, चंगथंग। और फिर इसके बाद में हमने बात की भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और किसको पछाड़कर 5वें नंबर पे आया है, तो यूके को पछाड़कर भारत 5वें नंबर में आया है। और ध्यान रखना है कि भारत की वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान में कितनी है, 7% है। दुनिया की पहली इकोनॉमी कौन है, अमेरिका है। अमेरिका के बाद चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करें कि चौथी न्यूज हमने बात की विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के अंदर भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो फाइनल में पहुंची है वो कौन है, अपेक्षा फर्नांडिस है, जिसकी एज 17 वर्ष है। कौन सी प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है, तो ये 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के अंदर भाग लेती है। गेम कौन सा है, तैराकी है। और कहां पे हो रही है, ये लीमा पेरू के अंदर हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। और स्पारक कार्यक्रम का संबंध आयुर्वेद से है और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें कोई विद्यार्थी शामिल होगा तो उसे कितने हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, कल्याण चौबे को। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना है वो 1937 में हुई। फीफा के द्वारा इसको मान्यता मिली 1948 में। और मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली के अंदर। तो करंट अफेयर्स में आज हम इतना ही करेंगे, कल दोबारा नई करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।